चलिए, गुड इवनिंग सभी को। देखिए, हिंदी की दर लगातार 2-3 क्लास जो है नेटवर्क की वजह से डिस्टर्ब हो गई, तो सबका एक साथ जो है मैं आज जल्दी जल्दी रिवीजन कर देता हूँ जो पिछले 2-3 दिन में पढ़ा गया है। तो उसमें सबसे पहले दो तरह से बताया हूँ हिंदी को। पिछली क्लास में मैंने हिंदी साहित्य का विकास इसके बारे में बताया था, और कल की क्लास में हिंदी भाषा का विकास, दोनों अलग चीजें हैं। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, ये दोनों के बारे में बताया गया है। अब हिंदी साहित्य में देखिए, हिंदी साहित्य का विकास कैसे कैसे हुआ। तो हिंदी साहित्य के विकास के लिए कुल 4 काल माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के विकास के लिए कुल 4 काल थे। सबसे पहला आदिकाल, या इसी को वीरगाथा काल कहा जाता है, वीरगाथा काल। फिर दूसरा भक्ति काल, इसी काल को जो है हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। यही किनारे लिख दे रहा हूं, हिंदी साहित्य किनारे लिख दूंगा भी। इसके बाद देखिए, तीसरा था रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। ये हिंदी साहित्य के विकास के कुल 4 काल हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अलग अलग किताबों में कुछ थोड़े बहुत काल इधर उधर करके दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसका जो आदि काल है इसको 1000 नहीं आ रहा क्या, 1000, चलिए यहाँ 1000 ईस्वी से माना जाता है। 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक, 1350 एडी इसको माना जाता है कि आदिकाल जो था, या वीरगाथा काल। ये 1350 से 1000 से लेकर 1350 तक था। फिर दूसरा जो है भक्ति काल, ये 1350 से लेकर 1650, ठीक है, एडी इसको माना जाता है दूसरा काल। तीसरा जो था रीति काल, ये 1650 से लेकर 1850 एडी तक था। फिर देखिए उसके बाद आधुनिक काल जो था वो 1850 से लेकर अब तक जारी है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें आदिकाल जो था वो वीरगाथा काल था। इसमें क्या था, मेन रूप से जो कवि होते थे वो क्या थे, किसी न किसी राजा के दरबार में थे। वो अपने आश्रयदाताओं के वीरता को बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते थे। इसी वजह से इसको उनका वीरगाथा काल भी कहा जाता है इसको। फिर भक्ति काल में जो था, भक्ति काल ही हिंदी का सबसे ज्यादा विकास हुआ। यहीं से क्या हुआ, हिंदी जो लोगों के बीच में आई। ठीक है, और बहुत सारे भक्त कवि भी पैदा हुए। भक्ति काल में ये दो तरह का इसका बंटवारा होता है, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, ये दो भागों में इसका भी बंटवारा है। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल में जब इसके एक एक काल के बारे में बताऊंगा, तब एक एक काल के बारे में बताऊंगा। देखिए, फिर रीति काल हो गया। आधुनिक काल में देखिए, आधुनिक काल में फिर इसको 4 भागों में बांटा गया। आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला काल था भारतेंदु काल। ठीक है, ये 1850 से लेकर लगभग 1900 तक था। 1850 से 1900, ये 1850 से लेकर 1900 तक था भारतेंदु काल। फिर आया भारतेंदु। देखिए भारतेंदु कौन था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सब लोग ने सुना होगा। हिंदी के ये बहुत बड़े, इनके बहुत सारे निबंध वगैरह, ये जो कि समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन डाले। इसी वजह से इनको एक हिंदी साहित्य में चमकता हुआ सितारा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनके नाम पे एक भारतेंदु काल पड़ा था। उसके बाद देखिए दूसरा द्विवेदी युग या द्विवेदी काल, ये 1900 से लेकर 1920 तक था। फिर छायावादी काल,
या छायावादी युग, ठीक है, ये 1920 से लेकर 1946 या कहीं कहीं 43 भी मिलता है, ये था। और एक इसके बाद यहां से अभी एक बचा हुआ है, छायावादी के बाद छायोत्तर युग, छायावादी युग के बाद का छायोत्तर युग, यही था 1946 के बाद से ही था ये, 1946 से इसको अब तक माना जाता है, अब तक, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 तरह का बंटवारा हो गया है। कौन कौन सा? एक प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता, नई कविता, ठीक है। तो ये है हिंदी साहित्य का विकास टोटल। अब इसके बारे में एक एक काल के बारे में, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल, सबके बारे में एक एक काल के बारे में, सबके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी केवल यहाँ हमको हिंदी साहित्य के विकास के बारे में बताना था, कैसे कैसे हिंदी साहित्य का विकास हुआ। फिर जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेता हूं। देखिए 4 कालों में विकास हुआ इसका, हिंदी साहित्य का। पहला आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, ये 1000 से लेकर 1350 एडी तक, लगभग 350 साल का काल ये रहा है। फिर भक्ति काल, इसी को लिख लीजिए कहीं किनारे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ये था, इसको कहा जाता है भक्ति काल को ही, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इससे। फिर ये 1350 से लेकर 1650 तक था। अब ये भी 2 भागों में बटा हुआ था, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण मतलब जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, और सगुण में जिसमें ईश्वर के आकार की पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है। फिर था ये रीतिकाल, रीतिकाल में जिसमें श्रृंगार प्रधान था, सजना सवरना इन सब के बारे में ज्यादा उल्लेख किया गया है रीतिकाल में। फिर आधुनिक काल, ये कब से कब तक है, 1850 से लेकर अब तक जारी है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल भी इसको मेन रूप से 4 भागों में बांटा जाता है, एक भारतेंदु युग, एक द्विवेदी युग, एक छायावादी युग, ठीक है। भारतेंदु युग 1850 से लेकर 1950 तक था। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920। फिर छायावादी युग जो है 1920 से लेकर 1946 तक था। अब छायावादी युग के बाद का छायोत्तर युग हो जाएगा 1946 से अब तक जो की जारी है। ये भी इसका भी बंटवारा 3 भागों में होता है, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता, ठीक है। ये हिंदी साहित्य का विकास हो गया। अब हिंदी भाषा का विकास, इसको देख लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग जल्दी से। चलिए अब इसके बाद जो है, अभी तक हम लोग देखे भारतीय हिंदी साहित्य का विकास। अब हिंदी भाषा का विकास देखिए, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा के विकास में क्या है। अब इसमें सबसे पहले ये देख लिया जाए, हिंदी भाषा जो है किस परिवार के सदस्य है, ठीक है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया है हिंदी भाषा किस परिवार के सदस्य है, तो परिवार की अगर इसकी बात किया जाएगा तो भारोपीय परिवार आता है। भारोपीय, भारोपीय मतलब भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप, ठीक है, ये हो गया आपका भारोपीय। अब इसकी 2 शाखाएं थी, 2 शाखाएं हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में परिवार लिख लीजिएगा। परिवार, कई बार पूछा है कि हिंदी भाषा किस परिवार की सदस्य है या किस परिवार की भाषा है, तो इसमें भारोपीय भी 2 भागों में बटा था, एक भारतीय, भारत प्लस ईरानी, ईरानी, और दूसरा था भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप, ठीक है। तो भारतीय भाषा जो भारोपीय का जो भारत ईरानी शाखा है, शाखा कह लीजिए इसको, इसकी सदस्य है, शाखा इसकी सदस्य है, ठीक है। इसका विकास भारत में हुआ, ठीक है। तो ये भारतीय भाषा जो हिंदी है इसका परिवार है। अब हिंदी परिवार में कितनी भाषाएं हैं, अब परिवार के अंदर भी तो सदस्य होते हैं। फिर एक होता है वंश, जैसे कई बार पूछे, सुनने में पूछा जाता है क्वेश्चन वगैरह कि बाबर किस वंश का था, तो बाबर किस वंश का था, फिर बाबर का भी परिवार है, तो ये हो गया। अब इसमें हिंदी भाषा के परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो इसमें 4 मेन है, वही एक पहला हो गया भारोपीय, आपका भारोपीय, भारोपीय,
ये पूरे भारत में लगभग 73% लोगों के द्वारा बोली जाती है, 73% लोग। फिर दूसरी है द्रविड़, द्रविड़, ठीक है, ये लगभग 25% लोगों के द्वारा बोली जाती है। फिर तीसरी है आस्तिक, आस्तिक, ठीक है, ये लगभग 1.3%, ठीक है। और लास्ट है आपकी चीनी तिब्बत या तिब्बत चीनी, तिब्बत चीनी हिंदी 0.7%, ठीक है। ये फिर से बात समझिए, हिंदी भाषा जो है किस परिवार के सदस्य, तो भारोपीय। भारोपीय में दो शाखाएं, एक भारत ईरानी और एक भारत यूरोप की शाखा, ठीक है। क्योंकि देखिए भारत नक्शे मैप में देख लीजिए जल्दी से, देखिए ये मैप है। अब इसमें भारत चूंकि इसके ऊपर क्या है, इधर ये पूरा मध्य एशिया फैला हुआ है, इधर ऊपर यूरोप भी है, तो यहीं से होते हुए मध्य एशिया से क्या है आर्य भारत में आए थे ना, मध्य एशिया से होते हुए। तो इसी वजह से ईरान वाली जो शाखा थी ये भारत में पूरी तरह से आई, ठीक है। अब ये चारों जो भाषाएं हैं ये पूरा पूरा उत्तर भारत से लेके मध्य भारत तक क्या है, यहाँ पे भारोपीय फैली हुई है, भारोपीय, भारोपीय, ठीक है। ये दक्षिण भारत पूरा जो बेल्ट है यहाँ पे द्रविड़, द्रविड़। फिर ये जो पूर्वोत्तर भारत है, ये पश्चिम बंगाल, असम वगैरह, इसमें आस्तिक, आस्तिक। और जो ये चीन से सटा हुआ है ये सब भी भारोपीय में ही आएगा। जो चीन से सटा हुआ ये कुछ इलाका है तिब्बत और चीन से सटा हुआ, यहाँ पे चीनी तिब्बत, चीनी तिब्बती, ठीक है, ये है। अब ये भारतीय, भारत की जो हिंदी भाषा है इसके चार लोग, चार परिवार हो गए, ठीक है। ये तो हो गए परिवार की बात। अब हिंदी भाषा कैसे कैसे विकसित हुई इसके बारे में जल्दी से देख लीजिए। चलिए अब देखिए हिंदी भाषा, ठीक है। तो हिंदी भाषा क्या, देखिए हिंदी भाषा की जननी जो इसको मानी जाती है वो संस्कृत को मानी जाती है, मतलब संस्कृत को ही क्या माना जाता है, हिंदी भाषा की मां मानी जाती है एक तरह से। तो संस्कृत, तो संस्कृत से डायरेक्ट क्या हुआ, संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी का विकास नहीं हुआ, संस्कृत आई, संस्कृत से थोड़ा उसमें परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद ये पाली भाषा बनी, पाली भाषा, ठीक है। पाली जो कि किसकी भाषा थी, गौतम बुद्ध बोला करते थे, ठीक है, गौतम बुद्ध के सारे उद्देश्य पाली भाषा में है। उसके बाद फिर यहां से फिर आई प्राकृत, प्राकृत आई, प्राकृत, जिसकी ये किसकी भाषा थी, ये महावीर स्वामी की भाषा थी, ठीक है, महावीर स्वामी की भाषा थी। अब यहां से फिर चेंजिंग हुआ प्राकृत से, तब फिर किसका निर्माण हुआ, यहां से निर्माण हुआ फिर अपभ्रंश का, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। अपभ्रंश देखिए, अपभ्रंश का नाम सुनने से ऐसा लग रहा है कोई गड्ढा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ भी होता है विकृत, विकृत मतलब टेढ़ा मेढ़ा, विकृत, ठीक है। लेकिन ये कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ये भी क्या है हिंदी भाषा के विकास में एक चरण है। जैसे थोड़ा थोड़ा क्या है, जैसे आप हिंदी में बोलते समय थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते होते संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से फिर अपभ्रंश, फिर इसके बाद बना अवहट्ट, 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 और अवहट्ट से सब लास्ट में बनी फिर हिंदी, हिंदी का जन्म हुआ। जो आज हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है, ये हिंदी यहां से होती हुई फिर यहां आई है। तो इस तरह से हिंदी का विकास हुआ है। लेकिन अब ये किस किस काल में हुआ, इसके लिए काल का अलग से निर्धारण है। काल देख लीजिए, काल देखिए, इसको जो हिंदी भाषा, जो संस्कृत भाषा आई है, जो प्रयोग में संस्कृत भाषा आई थी, ये किसकी मानी जाती है, आर्यों की मानी जाती है, ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी ना, मध्य एशिया से जो आए थे आर्य, उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। तो इन्हीं के आधार पे इसको बांटा गया है, तीन कालखंड में बांटा गया। सबसे पहला था प्राचीन, प्राचीन आर्य, प्राचीन भारतीय या प्राचीन, ये थोड़ा सा जो है भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा। इसका कार्यकाल जो रहा है लगभग जो
1500 से माना जाता है, वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 BC तक मानी जाती है, तो ये 500 BC तक का कार्यकाल इसका माना जाता है। मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल कब से है? 1500 से लेकर 500 BC। जो वैदिक काल का पीरियड है लगभग वही है ये भी। ठीक है, इसमें हिंदी का हिंदी कह रहा हूं, संस्कृत का विकास हुआ। संस्कृत इसी में बोली जाती थी। अब इसमें दो तरह से थी। देखिए, एक वेदों की भाषा थी जो ग्रंथों में जिसका प्रयोग किया गया था वो ज्यादा थोड़ा कठिन भाषा थी, इसलिए इसको वैदिक संस्कृत बोला जाता है। वैदिक संस्कृत। और दूसरी जो थी, दूसरी लौकिक संस्कृत। ठीक है, लौकिक संस्कृत जो लोगों के द्वारा बोली जाती थी वो लौकिक संस्कृत हो गई। फिर इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आया, दूसरा काल कौन आया? ये प्राचीन है। उसके बाद मध्य भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, मध्य भारतीय आर्य भाषा। इसका कार्यकाल जो था, इसके विकास का क्रम जो है 500 से लेकर 100 एडी, सॉरी हाँ एडी है, नहीं बीसी है। ठीक है, बीसी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कौन कौन सी बनी? तो जो आपकी ये पाली है, प्राकृतिक है, अपभ्रंश है, ये तीनों का निर्माण इसी में हुआ। ठीक है, तीनों का विकास मतलब पाली, अपभ्रंश और तीसरी है ये प्राकृतिक। ये छूट गई बीच में, प्राकृतिक, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। इन तीनों का निर्माण किसमें हुआ? मध्य भारतीय आर्य काल में हुआ। ठीक है, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में हुआ। अब तीसरा जो लास्ट है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें ये कब से कब तक था? तो 100 BC से लेकर अब तक जारी है। ठीक है, अब इसमें जो बचा हुआ ये दोनों है, और ये मेन रूप से हिंदी और अवहट्ट। ठीक है, ये दोनों का विकास इसमें हुआ, हिंदी और अवहट्ट का। अवहट्ट पहले, फिर हिंदी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए हिंदी का जो विकास था, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ कैसे कैसे हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले संस्कृत भाषा से बनी पाली भाषा। ठीक है, बनने का मतलब क्या है? उसी में थोड़ा सुधार होके फिर प्राकृतिक। ठीक है, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवहट्ट, फिर हिंदी बनी। अब इनका किस किस काल में विकास हुआ? तो इसका काल है, ये 3 कालों में विभाजित किया जाता है इसको। एक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि आर्य ही हिंदी को लेके आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, तो उसमें संस्कृत 2 तरह की संस्कृत थी, एक लौकिक, एक वैदिक और एक लौकिक संस्कृत थी, जो कि पहले प्राचीन वाले में बनी 1500 से लेके 500 BC में। फिर मध्य किसमें बनी थी? मध्य में बनी थी पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। ठीक है, और लास्ट में बनी जो अवहट्ट और हिंदी जिसका निर्माण हुआ। ठीक है, ये किसमें बनी? आधुनिक भारतीय भाषा में बनी। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, ये तो हो गया भाषा का विकास। अब आप नाम सुनते होंगे हिंदी के भेद भी हैं कुछ, मतलब हिंदी भाषा के कुछ प्रकार भी हैं। ठीक है, तो वो जो प्रकार निकले वो अपभ्रंश का जब निर्माण हो रहा था तो इसी में से निकले। ठीक है, जब अपभ्रंश हो रहा था तो हिंदी भाषा का जो भेद माना जाता है वो कुल 6 भेद माने जाते हैं। ठीक है, वो इसी से निकला। तो अपभ्रंश से ही कौन कौन से भेद निकले? देखिए, इससे कुल 6 भेद निकले। अभी जब पढ़ेंगे आप आगे, सौर शैली, फिर अगला है मागधी, फिर अर्धमागधी, मोटा नहीं है,
अर्धमागधी के बाद फिर क्या है, खस। ठीक है, खस। एक है आपका ब्राचड़, ब्राचड़, और एक है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। ठीक है, ये कुल आपका क्या है, कुल 6 भेद हैं हिंदी भाषा के। ठीक है, हिंदी भाषा के भेद का मतलब क्या हुआ, एक तो हिंदी भाषा का परिवार आपने पढ़ा, 4 परिवार कौन कौन से, बहुरूपी, ठीक है, द्रविड़, आस्तिक, और एक लास्ट में हिंदी चीनी, चीनी और तिब्बती। ठीक है, वो हिंदी भाषा का परिवार। फिर हिंदी के ये भेद हैं, और कहां से निकले हैं, तो ये अपभ्रंश से निकले हैं। ठीक है, अपभ्रंश से ये भेद निकले। और कौन कौन से थे, सौर शैली, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या आएगा। अब देखिए 3 चीजें हैं आपकी, 3 चीजें। एक है भाषा, फिर भाषा की होती है उपभाषा, और उपभाषा से फिर क्या निकलती हैं, बोलियां निकलती हैं, बोलियां। ठीक है, इसके बारे में, इसका विकास देखिए। तब तक जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखिए, अब बताया अभी यहाँ पे, फिर से देखिए, यहाँ पे भाषा होती है, कोई भी भाषा है उसकी उपभाषाएं होती हैं, उपभाषा, और उपभाषा का फिर क्या होता है, बोलियां होती है, बोलियां होती है। ठीक है, तो हिंदी में अकेली एक भाषा हो गई, इसकी कुल 5 उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं हैं, और इसकी कुल 17 बोलियां हैं। ठीक है, अब ये बोलियां, भाषाएं, उपभाषा और भाषा का मतलब आप समझिए, ये जैसे होता है ना ग्राम, गांव होता है, गांव से बड़ा कस्बा, कस्बे से बड़ा जिला। ठीक है, तो जब छोटे लेवल पे रहेगा तो वो बोली है, और वो बोली जो है जब बड़े लेवल पे थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे कस्बा का रूप ले लिया तो उपभाषा, और बड़े लेवल पे हो गया तो जिला, या एक तरह से कहिए तो राष्ट्र हो गया। ठीक है, तो हिंदी की जो है भाषा की 5 उपबोलियां और 5 उपभाषाएं और बोलियां कौन कौन सी करती देखिए। उपभाषा, उपभाषा और हर एक उपभाषा की बोलियां। ठीक है, ये साथ में चलेगा आपका, बोलियां, ये हो जाएगा। अब उपभाषा में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी, लिख लीजिए पूर्वी हिंदी। सबसे पहले पूर्वी हिंदी, पहले 5 उपभाषाएं लिख दिया जाए, फिर उसके बाद जो बोलियां। फिर पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, फिर राजस्थानी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इसके बाद देखिए, थोड़ा मार्कर, फिर आता है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, और लास्ट में आएगा आपका पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये 5 क्या हो गई, 5 हो गई हिंदी की उपभाषाएं। ठीक है, अब एक एक हिंदी की कौन कौन सी उपबोली है, तो सबसे पहले पूर्वी की जो है, पूर्वी की 3 उपबोलियां हैं। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये किसकी हो गई, ये हो गई आपकी पूर्वी हिंदी की। ठीक है, फिर पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियां हैं। एक है खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, फिर ब्रज भाषा, इसको कहा जाता है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। फिर जो है बुंदेली, कन्नौजी और बांगड़ू, बुंदेली, बुंदेली, कन्नौजी और बांगड़ू, बांगड़ू, ये जो है आपकी हो गई पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां। ठीक है, अब राजस्थानी में आएंगी आपकी, राजस्थानी में 4 आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, मारवाड़ी,
मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। इसमें कुल हो गई आपकी राजस्थानी में चार बोलियां, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। इसके बाद देखिए बिहारी में आती है भोजपुरी, मैथिली और मागधी ये आती है आपकी बिहारी में। और पहाड़ी में गढ़वाली और कुमायूनी दो आती हैं। पहाड़ी में जो है गढ़वाली और कुमायूनी। ठीक है, ये आती है कुल। ये कितनी हो गई? पूर्वी हिंदी में आ गई आपकी 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर पश्चिमी हिंदी में आ गई 5, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगड़ू। ठीक है, बांगड़ू। फिर राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। ठीक है, फिर बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मागधी। और लास्ट में है पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमारी। ये कुल 17 क्या हो गई? उपबोलियां हो गई। तो फिर से देखिए, हिंदी एक भाषा की 5 उपबोलियां और 5 उपबोलियों में से आई 17 बोलियां। 5 उपभाषाएं, उसमें से 17 बोलियां। ठीक है, ये हो गया। यहीं पे एक चीज और नोट कर लीजिए, यहीं पे एक चीज और नोट करिए कि जो ये उत्पत्ति हुई है, अभी जो अपभ्रंश से बताया हूं, कौन कौन से अपभ्रंश से क्या था, 5-6 प्रकार, उसमें किस उपभाषा की कौन कौन सी अपभ्रंश है। तो देखिए, जो पूर्वी हिंदी है, इसमें जो अपभ्रंश है ये अर्धमागधी है। अर्धमागधी। ठीक है, ये परीक्षाओं में कई बार आया है, खासकर ये पश्चिमी हिंदी वाला। पश्चिमी हिंदी का विकास ये सौर शैली अपभ्रंश से। ठीक है, राजस्थानी का ये भी सौर शैली से ही हुआ है। सौर शैली राजस्थानी हिंदी का भी जो है विकास सौर शैली अपभ्रंश से ही हुआ है। और बिहारी का मागधी से और एक पहाड़ी जो है इसका खस से हुआ है। खस से हुआ है। देखिए, फिर से जल्दी देखिए, जो अपभ्रंश लिखवाए थे, अपभ्रंश जो था, ठीक है, उसका कौन सी उपभाषा का कौन सा अपभ्रंश है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछता है। तो ये 5 जो उपभाषाएं, क्या अपभ्रंश देखिए, अर्धमागधी आपका पूर्वी हिंदी का हो गया, सौर शैली पश्चिमी हिंदी का, सौर शैली राजस्थानी हिंदी का, फिर मागधी किसका है? बिहारी हिंदी का है, और खस पहाड़ी हिंदी का। और इसकी ये बोलियां हो गई। तो चलिए देखिए, इसमें क्या है, अब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा के परिवार कौन था, ठीक है, और हिंदी के भेद क्या थे, हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं, और कौन सी उपभाषा की कौन सी बोली है, ये हो गया। अब कुछ और चीजें छोटी छोटी रह जाती हैं, जैसे इसमें कई से पूछता है कि लोकल एरिया का पूछता है, कहाँ बोली जाती है, कहाँ नहीं बोली जाती है। तो कुछ एक अगले क्लास में जो इस सब के बारे में बता दूंगा। अब कल देखिए, कल क्या आप लोग का, कल शनिवार है, कल रहेगा टेस्ट। ठीक है, ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, टेस्ट पेपर हिंदी का ही यही जो पढ़ाया गया उसी का भेजा जाएगा। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में रहेगा। और सुबह की क्लास नहीं चलेगी, फिर शाम की क्लास में जो है हिंदी का डिस्कस किया जाएगा। देखिए, थोड़ा सा नेटवर्क खराब होने की वजह से लाइव क्लास आज नहीं चल पाई, तो इसका सबका एक साथ बना दिया गया है। कल से जो है, कल शाम से जैसे क्लास चलती है वैसे चलेगी। सुबह वाली क्लास नहीं चलेगी क्योंकि टेस्ट होगा उसकी जगह पे। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट।